रेडी। हाँ तो देखिए, हम बैक क्लास में आपको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में बताए थे। आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि अगर कोई बॉडी है उस पर बहुत सारा फोर्स अगर लगता है तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू कितना होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है, उस पर बहुत सारा फोर्स लगता है, तब रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा। जैसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई आपका ये बॉडी हुआ और इस बॉडी पे F1 फोर्स इधर से लगा, F2 फोर्स इधर से लगा, F3 इस डायरेक्शन में लग रहा है, F4 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस तरह से और भी फोर्सेस अगर इस बॉडी पे लगता है तो यह सबका रिजल्टेंट क्या होगा। पहले तो आपको यह समझना होगा कि अगर यह फोर्स का वैल्यू 2 न्यूटन है, अगर यह 3 न्यूटन है, अगर यह 1 न्यूटन है, इसी तरह से सब फोर्स मान लेते हैं कि 5 न्यूटन है, तो सबसे पहले तो आप कभी भी वेक्टर को रिजल्टेंट निकालने में यह नहीं कर सकते हैं कि आप इसको सिंपली जोड़ सकते हैं। ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि यह 2 न्यूटन है तो 2 + 3 + 1 + 5 दैट इक्वल टू 11 न्यूटन। यह लिखना गलत होगा, क्योंकि यह रूल स्केलर क्वांटिटी के साथ होता है। क्योंकि यह फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इसका अपना एक सिग्निफिकेंट है। इसी कारण से जब भी वेक्टर क्वांटिटी को हम जोड़ते हैं तो उसमें डायरेक्शन का उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है जोड़ने में। तो आप यह भी कर सकते हैं कि अगर आप कोई वेक्टर को जोड़ते हैं तो इसका मतलब कि उसको डायरेक्शन को भी जोड़ना होता है। तो हम यहां सीखेंगे कि अगर कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो उसका रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा। जैसे अब देखिए, इसका कंसेप्ट पहले बताते हैं कि रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, उसको कैसे निकालते हैं। इस कंसेप्ट पे सबसे पहले हम बात करते हैं। तो देखा जाए तो हम आपको बात कर रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, यही आपका टॉपिक हुआ। तो देखिए, मान लेते हैं कि यह पॉइंट है और यह पॉइंट है और इस पॉइंट पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है। जैसे मान लेते हैं कि कोई फोर्स F1 लगा, कोई फोर्स F2 लगा, कोई फोर्स F3 लगा। इस तरह से बहुत सारा फोर्स लग रहा है और भी डॉटेड हम कर देते हैं। इस तरह से बहुत सारा फोर्स लग रहा है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि सबका रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए सबसे पहले एक्सिस का कंसीडरेशन करेंगे। तो मान लेते हैं कि यह आपका एक्स एक्सिस हुआ, इसके परपेंडिकुलर में हम वाई एक्सिस ले रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर में वाई एक्सिस ले रहे हैं, वाई एक्सिस हो गया। अब हम ये पूरा फोर्स का रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हैं कि रिजल्टेंट होगा क्या। तो देखिए, हम आपको बताए थे कि रिजल्टेंट निकालने के लिए एफ आर, तो एफ आर के मतलब समझ लेना है रिजल्टेंट फोर्स। एफ आर के मतलब समझ लेना है रिजल्टेंट फोर्स। और रिजल्टेंट फोर्स का जो वैल्यू लिखिएगा वह सबका सम लिखिएगा। यह वेक्टर, यह वेक्टर, यह वेक्टर। चूंकि हम यहाँ वेक्टर में एग्जाम्पल में फोर्स ले रहे हैं, इसी कारण से हम फोर्स को जोड़ रहे हैं। तो मान लेते हैं कि F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर और डॉट डॉट और भी अगर फोर्स है तो इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब कि रिजल्टेंट वेक्टर आपको हुआ सम ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर। सम ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए, बैक क्लास में हमको बताए थे कि अगर कोई फोर्स है, अगर कोई फोर्स होता था, प्लेन फोर्स होता था,
और एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस होता था। तो हम आपको बताए थे कि इसका दो कंपोनेंट होता था, जो एक्स डायरेक्शन में होता था इसको एफ एक्स बोलते थे, और जो वाई डायरेक्शन में जो वैल्यू होता था उसको हम एफ वाई नाम दिए थे, यह वैल्यू नाम दिए थे एफ वाई। इसका मतलब यह हो गया कि इस वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर एफ इजकल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, यह वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका हुआ। तो कहने के मेरा मतलब यह है कि जब कोई प्लेन वेक्टर है और प्लेन वेक्टर को अगर हमको यूनिट वेक्टर में लिखना है तो उसको लिख सकते हैं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो उसी तरह से यह सब हम एज्यूम कर रहे हैं कि यह सब प्लेन वेक्टर है, सब यह प्लेन ही वेक्टर है, क्योंकि 3D वेक्टर आपको नहीं मिलता है। जनरली क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको प्लेन ही वेक्टर मिलता है। 3D अगर मिलता है तो उसके लिए हम के कैप यूज करना पड़ता है। जनरली क्वेश्चन में वैसा नहीं रहता है, आपको जनरली क्वेश्चन जो मिलेगा वह प्लेन वेक्टर में मिलेगा। तो मेरा कहना यह होता है कि अगर एफ वेक्टर का दो कंपोनेंट एफ एक्स आई कैप और दूसरा कंपोनेंट एफ वाई जे कैप लिखते हैं तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं कि 1 के लिए F1 एक्स आई कैप प्लस F1 वाई जे कैप, यह हम F1 के लिए लिख लिए। उसी तरह से प्लस F2 के लिए लिख सकते हैं F2 एक्स आई कैप प्लस F2 वाई जे कैप। उसी तरह से F3 के लिए लिख सकते हैं F3 एक्स आई कैप और F3 वाई जे कैप। ये कोफिशिएंट को इंडिकेट करता है। अब यहां से मल्टीप्लाई नहीं है, यह सब नीचे में होता है। अब देखिए, आप यहां से अगर देख रहे हैं तो आपको साफ इंडिकेट हो रहा है डॉट डॉट, और भी अगर वेक्टर है तो इस तरह से जोड़ सकते हैं। यह आपको हमने साइड से बताए थे, यह कंसेप्ट आपका साइड का है। अब देखिए आई कैप आई कैप आई कैप, तो आई कैप को सबको एक साथ लिखिएगा तो F1 एक्स, F2 एक्स, F3 एक्स डॉट डॉट और भी रहेगा तो ये पूरा का हो गया आई कैप। उसी तरह से F1 वाई, F2 वाई, F3 वाई और डॉट डॉट, और यह पूरे के साथ हो गया आपको जे कैप, यह हो गया जे कैप। तो देखिए आप ये पूरे को लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा के मतलब होता है समेसन, एफ के मतलब हो गया फोर्स का, एक्स के मतलब हो गया एक्स कंपोनेंट का समेसन। यानी सिग्मा एफ एक्स आपको कहला रहा है द सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। और उसी तरह से यहां पर भी लिख सकते हैं सिग्मा, हाँ आई कैप आपको रहेगा, और सिग्मा एफ वाई, यह हो गया जे कैप, यह हो गया समेसन ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। तो यह आपको मिल गया रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू आपको इतना मिला, यह आपको रिजल्टेंट फोर्स हो गया। इसका मतलब कि अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालेंगे यानी एफ आर का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो यह हो जाएगा रूट अंडर सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर। यह मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला हो गया मैग्नीट्यूड निकालने का। अगर बहुत सारा वेक्टर लग रहा है किसी पॉइंट पे तो उसको मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हो गया रूट अंडर सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई के होल स्क्वायर के रूट अंडर। बताए थे आपको कि जहां भी आई और जे कैप रहता है तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर होने के कारण इसका रिजल्टेंट इस तरह से निकाला जाता है। बैक क्लास में हम आपको बताए थे कि आई और जे जहां भी दो यूनिट वेक्टर है तो उसको रिजल्टेंट निकालने का यही तरीका था। और डायरेक्शन के लिए हम बताए थे कि tan थीटा यूज कर सकते हैं y बाई एक्स, तो सिग्मा एफ वाई बाई सिग्मा एफ एक्स। अब यहां से लिखिएगा तो थीटा इजकल टू
tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई बाई सिग्मा एफ एक्स, यही आपको डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला हुआ, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हुआ। अब देखिए, मतलब कहने के मतलब यह हो गया, कंसेप्ट आपको यही मिला कि अगर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर निकालना है तो उसके लिए आपको है कि एक्स कंपोनेंट का सम निकाल लीजिए और वाई कंपोनेंट का सम निकाल लीजिए और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करिएगा। जैसे अब हम एग्जाम्पल पे बात करते हैं, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में थोड़ा सा फोकस रखना है कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो आप ऑलवेज मॉड ले लीजिएगा, ठीक है ना। मॉड से रिप्रेजेंट करने से आपको यह बेनिफिट होगा कि आप डायरेक्शन डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। जैसे थोड़ा सा यहां पे डायरेक्शन के लिए नोट करके देखिए, मान लेते हैं कि दोनों आपने एक्स कंपोनेंट जो निकाला और वाई कंपोनेंट जो निकाले, दोनों कंपोनेंट आपने निकाले वाई कंपोनेंट, या दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। तो दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव हो रहा है तो यह इंडिकेट करता है कि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यह एक्स है, ये वाई है, तो रिजल्टेंट फोर्स इस तरह से जाता है और यह एंगल थीटा मिलता है। अगर मान लेते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू आपको पॉजिटिव हो रहा है और वाई कंपोनेंट जो निकाला वह नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब यह इंडिकेट करता है कि यह फोर्स सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, यह रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन देगा। यह एंगल आपको एक्स एक्सिस के साथ यह एंगल थीटा होता है। अगर मान लेते हैं कि सिग्मा एफ एक्स भी नेगेटिव हो जा रहा है और सिग्मा एफ वाई भी नेगेटिव हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि समझ गए होंगे कि कहां जाएगा, यह आपको दिस क्वाड्रेंट में जाएगा, यह रिजल्टेंट फोर्स का काम करेगा, यह आपको एंगल का काम करता है। एक्स एक्सिस के साथ एंगल लिखते हैं जो हम आपको बहुत पहले बताए थे। और लास्ट सिचुएशन, मान लेते हैं एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव हो जाता है और वाई कंपोनेंट का वैल्यू वह नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब कि आपको यह हो गया एक्स, यह हो गया वाई, तो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव वाई नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में जाता है रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन, और यह एंगल आपको थीटा कहलाएगा। तो कहने के मतलब है कि जब आप मॉड लीजिएगा तो वहां डायरेक्ट एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अगर मान लेते हैं मॉड आप नहीं लेते हैं तो वहां पे एंगल नेगेटिव ही आ सकता है, तो नेगेटिव आएगा तो वह ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ रिप्रेजेंट करेगा। तो मान लेते हैं कि आप मॉड नहीं लेते हैं, जैसे आप लिखते हैं tan थीटा और लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा वाई, ऊपर होता है सॉरी, सिग्मा एफ वाई बाय सिग्मा एफ एक्स। अब मान लेते हैं कि यह वैल्यू जो है नेगेटिव है, तो नेगेटिव आने के मतलब यह इंडिकेट कर रहा है कि यह सेकेंड क्वाड्रेंट में चल गया। जैसे मान लेते हैं कि यहां पे ऐसा सपोज किए कि सिग्मा एफ वाई का जो वैल्यू है वह पॉजिटिव है और सिग्मा एफ एक्स का जो वैल्यू है वह नेगेटिव है। तो यह वैल्यू पॉजिटिव है, यह वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब कि यह tan थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वह नेगेटिव आ जाएगा। और जैसे ही tan थीटा नेगेटिव आ जाएगा तो थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो 90 प्लस अल्फा, मतलब यह इंडिकेट करता है कि यह वेक्टर इस तरह से कुछ चला जाएगा और यहां से यह एंगल थीटा रिप्रेजेंट करेगा, माने 90 से ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब कि आप डायरेक्ट 90 प्लस अल्फा भी नहीं लिख के डायरेक्ट आप थीटा इस टाइप के रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो यहां थोड़ा सा स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने में ज्यादा दिक्कत होता है। तो सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप डायरेक्शन निकालने में मॉड निकाल लीजिए। अब मॉड निकालने के बाद डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने में देखिए कि कौन वैल्यू पॉजिटिव है, कौन वैल्यू नेगेटिव है, उसके अनुसार से अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस। जैसे आप ज्यादा क्लियर होगा आपको, जब हम एक एग्जाम्पल बात करेंगे उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे निकालते हैं। हाँ, लेकिन एक पॉइंट पर ध्यान आपको रहना होगा कि रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने के लिए एक्स कंपोनेंट निकालना पड़ेगा और वाई कंपोनेंट का। तो देखिए एग्जाम्पल बताते हैं कि अब हम रिजल्टेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे। तो देखिए मान लेते हैं कि यह कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे 3 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है
और 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। यह फोर्स जो लगा हुआ है 37 डिग्री पे, और एक फोर्स इधर लग रहा है, यह 1 न्यूटन का लग रहा है, और एक फोर्स इधर लग रहा है, वह 10 न्यूटन का लग रहा है। यह एंगल आपको दिया हुआ है 53 डिग्री का, ठीक है ना। और एक फोर्स आपका लग रहा है 2 न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस टाइप के आपको बहुत सारा फोर्स रहेगा, और इसका आपको कंपोनेंट निकालना होता है कि कंपोनेंट कैसा होगा। तो देखिए, पहले तो यह एक पॉइंट को और ध्यान दीजिए कि जो फोर्स एक्स डायरेक्शन में होता है उसका वाई कंपोनेंट 0 होता है, और जो फोर्स वाई डायरेक्शन में होता है इसका एक्स कंपोनेंट 0 होता है। तो एक्स और वाई कैसे हम मान रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि पहले जो है जहां भी कंपोनेंट निकालना है तो एक्सिस कंसीडर कर लीजिएगा। तो हम इसको मान लिए वाई एक्सिस, इसको आपको मान लिए एक्स एक्सिस। सबसे पहले जहां भी कंपोनेंट निकालना होगा, रिजल्टेंट निकालना होगा, तो एक्सिस का कंसिडरेशन कीजिएगा। फर्स्ट टाइम वी कंसीडर द एक्सिस, ठीक है ना। तो कंसेप्ट यह ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हम एक्सिस कंसीडर करेंगे। सेकंड कंसेप्ट यह थोड़ा सा नोट करके ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं कि अगर कोई फोर्स 4 न्यूटन को बनाते हैं, तो ये 4 न्यूटन 1 डायमेंशनल फोर्स के नाम से जाना जाता था, क्योंकि हम आपको बताए थे कि जो भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है वह सब 1 डायमेंशनल फोर्स में आ जाता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर आप इस डायरेक्शन को x मानते हैं तो इस फोर्स का x कंपोनेंट जो होगा वह 4 न्यूटन हो जाएगा। और y कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो y कंपोनेंट इसका 0 हो जाता है, y कंपोनेंट 0 हो जाता है, क्योंकि हम पहले भी आपको बताए थे कि जिसका कंपोनेंट तोड़ना है तो उसको लिखिए, फिर उसके बाद कॉस लिखिए, और जिधर कंपोनेंट तोड़ना है वह वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, तो हमको x की तरफ कंपोनेंट तोड़ना है, तो x के साथ ये वेक्टर कितना का एंगल बना रहा है, 0 का। तो इसका मतलब कि 4 cos 0 1 हो गया। और अगर मान लेते हैं कि y कंपोनेंट तोड़ना है, किसको तोड़ना है, तो 4 का, y तोड़ना है तो y के साथ यह एंगल 4 90 का बना रहा है, तो 4 cos 90 0 हो जा रहा है। इसका मतलब यह हो रहा है कि जो फोर्स x में होता है उसका y कंपोनेंट 0 होता है। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि कोई फोर्स y में है, 3 न्यूटन का फोर्स y में है, y इसको मान लेते हैं और इसको x मानते हैं, तो y में है तो इसका x कंपोनेंट हो जाएगा 3 cos 90, क्योंकि 3 इधर है, x में तोड़ना है तो cos 90 बनेगा x के साथ, तो यह वैल्यू आपको 0 हो जाएगा। और y कंपोनेंट अगर तोड़ना है तो डायरेक्ट 3 cos 0, तो डायरेक्ट हो जाएगा 3 न्यूटन। तो यह आपको जानना होगा कि जो x में है उसका y कंपोनेंट 0 होगा, जो y में है उसका x कंपोनेंट, जो x में है उसका y कंपोनेंट 0 होगा, जो y में है उसका x कंपोनेंट 0 होगा। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ये हम आपको नोट करके बताए थे, इसका थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा इसी कारण से। मतलब कि कहने के मतलब है कि यह फोर्स x डायरेक्शन में है तो इसका कंप्लीट x में यही वैल्यू रह जाएगा। यह फोर्स प्लेन में है तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट होगा। यह फोर्स 1D में पड़ रहा है, y में है तो कंप्लीट y में होगा। यह फोर्स x में भी प्लॉट करेगा, y में प्लॉट करेगा, लेकिन यहाँ देखिए x के साथ एंगल दिए हैं, यहाँ y के साथ एंगल दिए हैं, यह फोर्स नीचे है। तो देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए मान लेते हैं कि हम सिग्मा एफ एक्स निकालने जा रहे हैं, तो सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 + 5 cos 37 1 है तो 1 का कंपोनेंट x में 0 हो जाएगा। अब यहां देखिए यह एंगल जो है y के साथ बन रहा है, लेकिन हम x कंपोनेंट लिख रहे हैं तो हमको x के साथ एंगल देखना होता है। तो यह अगर एंगल y के साथ 53 है तो x के साथ 37 होगा, तो 10 का कंपोनेंट x के साथ हो जाएगा -10 cos 37। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, x इधर माने थे तो x इधर माने थे तो इसका कंपोनेंट इधर जा रहा है,
तो ये नेगेटिव एक्सिस पे जा रहा है, इसी कारण से ये माइनस हो जा रहा है। और यह 2 न्यूटन वाई डायरेक्शन में है, तो वाई में जो वैल्यू होता है उसका एक्स में 0 हो जाता है। अब इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 3 + 5 यह हो गया 4/5 माइनस 10 cos 37 भी 4/5 हो जाएगा। तो यह हो गया 3 + 4 -8, तो यह हो गया -1 न्यूटन। मानिए आपको यह पता चला कि एक्स कंपोनेंट का वैल्यू जो हो गया वह -1 न्यूटन है, मतलब कि यह पूरे फोर्स का एक्स कंपोनेंट -1 हो रहा है। उसी तरह से अगर सिग्मा Fy निकालते हैं, तब देखिए सिग्मा Fy लिखिए, तो यह एक्स में है तो इसका वैल्यू 0 हो गया, और यह प्लेन में है तो इसका वाई कंपोनेंट के साथ वाई का एंगल देखेगा, तो एक्स के साथ 37 है तो वाई के साथ 53 है, तो ये कंपोनेंट हो गया 5 का, वाई पर एंगल जा रहा है cos 37 है, 37 एक्स के साथ, तो वाई के साथ हो गया 53। फिर वाई डायरेक्शन में यह वैल्यू +1 जा रहा है, इसका भी कंपोनेंट वाई डायरेक्शन पे जाएगा, तो 10 cos 53 हो जाएगा। और यह फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका कंपोनेंट -2 हो जाएगा डायरेक्शन के कारण। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, तो 5 cos 53 का वैल्यू आप बताए थे कि 3/5 होता है, यह +1 है, यह हो गया 10, इसका वैल्यू भी बताए थे 3/5 है, और यह -2 है, तो यहां से कैंसिल हो जा रहा है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जा रहा है फर्स्ट का हो गया 3 + 1, और यह काट दीजिएगा तो +6 -2, तो यह हो गया 10 में से -2 जाएगा तो 8 न्यूटन। मतलब कि अब देखिए एक्स कंपोनेंट आपको निकला -1 न्यूटन और वाई कंपोनेंट निकला 8 न्यूटन। तो यहां देखिए एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब यह हो गया कि रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से जाता है। देखिए यहां पे डायरेक्शन शो कर लीजिएगा, जैसे आपका ये पॉइंट था तब पॉइंट बना लीजिएगा, और एक्स कंपोनेंट आपको कितना था -1, तो इसका वैल्यू हो गया -1। यहां पे माइनस नहीं लिखना है, डायरेक्शन हो गया, क्योंकि पॉजिटिव इधर है तो नेगेटिव इधर है, तो एक्स कंपोनेंट हो गया 1 और वाई कंपोनेंट आपको हो गया 8 न्यूटन। यह लाइन बड़ा होता है, क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है लाइन बड़ा हो जाता है, नहीं तो इसको बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो इसको छोटा कर दिए तो वह बड़ा माना जाता है। तो यह हो गया 1 न्यूटन। इसका मतलब यह हो गया कि पूरा फोर्स का रिजल्टेंट इधर जा रहा है, रिजल्टेंट फोर्स इस तरह से जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन इस तरह से होगा, और रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो यहां से Fr = √σfx, तो सिग्मा fx का वैल्यू कितना था, -1 था, तो -1 का होल स्क्वायर, और सिग्मा Fy तो 8 का स्क्वायर, तो यह हो गया √1 + 64, तो यह हो गया 65, √65। वही आपका वैल्यू करीब करीब जो है ना 8.02 न्यूटन के आसपास आ जा रहे हैं। मानिए कि अप्रॉक्स में वैल्यू लिखे हैं, मेन अब हम यहाँ पे √65 का नहीं निकालने जा रहे हैं, हम यह वैल्यू लिख दिए। मान लेते हैं आप रूट निकाल के जो वैल्यू आता है अपना निकाल लीजिएगा। ऐसे एग्जाम में आपको सेटिंग क्वेश्चन होता है जिसका कंप्लीटली रूट निकल जाए, ऐसे तो ये सब रूट आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कंसेप्ट पे फोकस दे रहे हैं। और यह हो गया डायरेक्शन, यह डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, तो डायरेक्शन के लिए लिखेंगे tan θ y, तो सिग्मा Fy बाई सिग्मा Fx। अब देखिए यह आपको पॉजिटिव वैल्यू है, यह नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे इसका मॉड ले लीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव को रिप्रेजेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब हम ऑलरेडी डायरेक्शन शो कर दिए हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे नेगेटिव का होना जरूरी नहीं होता है। तो सिग्मा Fy 8 न्यूटन और सिग्मा Fx है -1 का मॉड, दैट विल बी 8, यानी कि थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा tan 1 इतना डिग्री पर आपको रिजल्टेंट फोर्स जा रहा है। यही आपको
रिजल्टेंट को निकालने का तरीका हो रहा है। अब देखिए यह फार्मूला पर सेट किए हैं, क्योंकि आपको बताए थे कि एफ आर का जो फार्मूला था वह था रूट अंडर सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर और सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। चूंकि यह बता देना जरूरी है, क्योंकि ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पे फार्मूला लिख दिए। अब देखिए इसी तरह से हम रिजल्टेंट निकालते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन और बात कर रहे हैं इसी तरह से। जैसे मान लेते हैं कि 5 न्यूटन के फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, 5 ही न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यह एंगल 60 डिग्री है, और एक फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है और यह भी एंगल 60 डिग्री का है। इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो देखिए कैसे रिजल्टेंट निकालना है। सबसे पहले कंसिडरेशन ऑफ एक्सिस होगा। द फर्स्ट टाइम वी कंसीडर द एक्सिस, तो यह हो गया एक्स एक्सिस और यह हो गया वाई एक्सिस। फर्स्ट टाइम वी कंसीडर द एक्सिस, सेकेंड टाइम रिजॉल्व इन कंपोनेंट। तो सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो सेकेंड टाइम रिजॉल्व इन कंपोनेंट मींस पहले एक्स कंपोनेंट निकालिएगा। तो एक्स कंपोनेंट एक्स में है तो 5 और नीचे लिखते हैं चूंकि ओवरलैप कर जाएगा। तो यह हो गया सिग्मा एफ एक्स, तो यह 5 प्लस इसका कंपोनेंट जो एक्स कंपोनेंट इधर आ रहा है तो यहां से -5 cos 60 और इसका भी प्लस यहां से यह भी कंपोनेंट नेगेटिव एक्सिस पर ही जा रहा है तो -5 cos 60। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यह वैल्यू आपको 0 हो जा रहा है। उसी तरह से सिग्मा एफ वाई निकालिए, तो इसका y कंपोनेंट 0 और इसका y कंपोनेंट हो जाएगा प्लस में 5 cos 30 डिग्री और इसका कंपोनेंट नीचे आ जाएगा तो -5 cos 60 डिग्री। इसका मतलब कि यह भी वैल्यू 0 हो गया। तो यहां पे देखा जा रहा है कि इसका दोनों कंपोनेंट 0 है, तो रिजल्टेंट फोर्स इस केस में क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर और सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। तो 0 के स्क्वायर और 0 के स्क्वायर दैट विल बी 0। मतलब कि यहाँ पे नल वेक्टर आ रहा है, मतलब कि जिसका नल वेक्टर के मतलब जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है उसको नल वेक्टर के नाम से जाना जाता है। और नल वेक्टर के मतलब यह होता है कि जब उसका वैल्यू नहीं है तो उसका डायरेक्शन आर्बिट्री हो जाता है, उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से नल वेक्टर या जीरो वेक्टर सब एक ही नाम से जाना जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि जीरो वेक्टर के मतलब क्या समझते हैं, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन वहां पे आर्बिट्री हो जाता है। क्योंकि 0 होने के मतलब यह हो गया कि जब उसका वैल्यू ही नहीं है तो उसको हम डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि इसका रिजल्टेंट का वैल्यू जो हो गया 0 हो गया। अब आपको पॉइंट क्या याद रखना है, थोड़ा सा समझिए। 3 फोर्स अगर 120 डिग्री पर सेटअप होता है तो डायरेक्ट उसका रिजल्टेंट 0 हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यह फोर्स है और दूसरा फोर्स यह 90 + 30 120 डिग्री यह हो जा रहा है। आई भी 60 और 60 120, आई भी हो गया आपको 120। तो जहां भी 3 फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड सेट एट एंगल 120 देयर रिजल्टेंट इज 0। इसको याद रखिएगा। जैसे जहां भी 3 फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। जैसे मान लेते हैं 2 न्यूटन का फोर्स है और एक फोर्स इधर है 2 न्यूटन का और यह 2 न्यूटन का फोर्स है। अगर आप एंगल देख रहे हैं कि यह भी एंगल 120 है, यह भी एंगल 120 है और यह भी एंगल 120 है, तो इस तरह से निकालिएगा तो इसका रिजल्टेंट 0 होगा। लेकिन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जहां भी ऐसा सिचुएशन होता है तो रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हम थोड़ा सा एग्जाम्पल इसको आगे से रिलेट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि एक पॉइंट मास यहां रखा हुआ है, एक पॉइंट मास यहां है और एक पॉइंट मास यहां है और सेंटर पे एक मास को रख दिए। तो बताना है कि सेंटर पे जो मास है उस पर नेट फोर्स का वैल्यू कितना है। तो आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो यह फोर्स इस पर इधर लगाएगा जो सेंटर की ओर जाएगा, यह इधर कॉर्नर की ओर लगाएगा और यह इधर की ओर लगाएगा।
तो यहां पर भी चूंकि हम जानते हैं कि इक्वेलेटर ट्रायंगल में यह सब एंगल 120 डिग्री का होता है, जिसके कारण जो सेंटर पे जो मास रखा हुआ है उस पे रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू 0 होगा। मतलब कि इसमें किसी प्रकार की कोई मोशन नहीं होगा। यह मास सेंटर पे है तो रिमेन सेंटर पे रहेगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू 0 हो रहा है। लेकिन वर्टेक्स पे जो मास है उसका रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, तो लगेगा तो कितना लगेगा, तो फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करके कंपोनेंट प्रोजेक्शन के मेथड के द्वारा आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो आप इसको अगर मान लेते हैं कि कॉपी पे नोट करना चाहते हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जो है ना बढ़िया से बना लीजिएगा। कुछ हम आप लोग को होमवर्क के लिए 4-5 प्रॉब्लम देते हैं, जो आप इसको बना के देखिएगा। ऐसे आपको असाइनमेंट भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। कुछ वर्क में दे रहे हैं, डायरेक्ट बोर्ड पे काम करने के लिए दे रहे हैं, अपना देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि यह फोर्स 2 न्यूटन का है, यह 3 न्यूटन का है, यह 5 न्यूटन का है, यह एंगल 30 डिग्री पे है। तो इसका रिजल्टेंट निकालना है कि क्या होगा। फाइंड ए फॉर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो यह हो गया ए। बी मान लेते हैं कि यह फोर्स 1 न्यूटन का, यह फोर्स भी 1 न्यूटन का, यह भी फोर्स 1 न्यूटन का, और यह फोर्स 5 न्यूटन का 37 पे। तब रिजल्टेंट का वैल्यू बताना है। मान लेते हैं कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है। एंगल दिया रहेगा आपका, यह एक्स में पड़ रहा है, और यह फोर्स 53 डिग्री पे है और यह 37 डिग्री पे है। यह 5 न्यूटन का है, यह 10 न्यूटन का है, यह 2 न्यूटन का है और यह 4 न्यूटन का है। तो आपको बताना है कि इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और दे देते हैं। मान लेते हैं कि यह 4 न्यूटन का फोर्स है, यह 2 न्यूटन का फोर्स है और यह आपको 6 न्यूटन का फोर्स है 30 डिग्री पे, और एक फोर्स इधर आपका है 8 न्यूटन का और यह आपको 60 डिग्री पे। तब रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू बात करना है। तो देखिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको क्वेश्चन को बनाइएगा, आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो जाएगा रिजल्टेंट निकालने का। और नेक्स्ट क्लास हम आपको बताएंगे कि ये जो हम रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर निकालते हैं इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कोई इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक फार्मूला बताएंगे, उस फार्मूला से आप डायरेक्ट रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर को अलग मेथड से बताएंगे। ओके।